हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोसर अ न्यू ईयर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो देखो बात हो रही है कि ये लोसर जो कि एक न्यू ईयर फेस्टिवल है, इसको कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अच्छा देखो, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो लोसर फेस्टिवल है ना वो लद्दाख में मनाया जाता है और साथ में अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। तो ऑप्शन में ना हमको अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है, तो हमें हमारा अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप हमेशा याद रखेंगे, जो एग्जामिनर है वो ऑप्शन कुछ इस तरह से देगा कि उसमें वो दो स्टेट का नाम ना देकर एक स्टेट का ही नाम देगा, या फिर अगर वो दो स्टेट का नाम देता भी है तो वो कुछ इस तरह से क्वेश्चन करेगा कि इनमें से कहाँ कहाँ पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तो देखो हमें ऑप्शन में तो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है, तो हम अरुणाचल प्रदेश को ही टिक करेंगे। और वैसे जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, तिब्बत है, और ये हमारा थोड़ा सा सिक्किम का एरिया ले लेते हैं, लद्दाख का एरिया लेते हैं, इन सभी जगह में लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, बट बेसिकली में आप ये याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख वगैरह में मनाया जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो वर्ड है ना लोथल, लोसर, मैं आपको इसका पहले मतलब समझा दूं ताकि याद करने में इजी हो जाए। लोसर, ये जो वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ये बना, एक तो पहला ये लो और दूसरा है सर। तो देखो लो का मतलब ही होता है नया। ठीक है, और सर का मतलब होता है साल। ठीक है, ये कौन सी लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं आपको, तो ये अरुणाचल प्रदेश के आसपास, लद्दाख के आसपास इस वर्ड का मतलब ये होता है। ठीक है, तो लोसर का मतलब ही होता है नया साल। ठीक है, तो इसको देखो, इस बेसिकली इस फेस्टिवल में होता क्या है, जो हमारी बुरी चीजें हैं, जो पुरानी चीजें हैं, उसको दूर करके हम किसी नई तरफ चलते हैं। किसी मतलब इसको एक तरह से नए साल के स्वागत के लिए इसको मनाया जाता है, पुरानी चीजों को भुलाकर नई चीजों में कदम रखने के लिए, नई चीजों को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, और बेसिकली जो ये फेस्टिवल होता है ना, ये फरवरी और मार्च के आसपास मनाया जाता है। ठीक है, फरवरी, मार्च। अच्छा, आपने देखा होगा जैसे हम न्यू ईयर मनाते हैं, जो नया साल मनाते हैं, तो हम एक पर्टिकुलर डेट पे मनाते हैं, वो होता है 1 जनवरी। ठीक है, बट जो इनका ये जो लोसर फेस्टिवल है ना, इनको फरवरी मार्च के आसपास मनाया जाता है। कुछ मतलब टाइम पीरियड होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये फरवरी या मार्च के आसपास पड़ता है लोसर फेस्टिवल का जो डेट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज एक ये याद रखना है कि जो लोसर फेस्टिवल है ना, इनको मोनपा ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। मोनपा जनजाति होती है ना, और बेसिकली जो मोनपा जनजाति है ना, ये ज्यादातर अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है। ठीक है, तो इस फेस्टिवल को मोनपा ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अब जैसे इमेज में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं और ये अपना न्यू ईयर यानी कि लोसर फेस्टिवल मना रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे याद रखेंगे, और लोसर फेस्टिवल कहाँ कहाँ मनाया जाता है ये याद रखेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Recently, Chirag Chandrasekhar Shetty won Major Dhyanchand Khel Ratna Award 2023. Belongs to which sports? देखो अभी रिसेंटली ना, ये जो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी है ना, इनको मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड मिला है 2023 में। ठीक है, तो ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं बैडमिंटन से। हालांकि देखो आपको इमेज देखकर लग ही रहा होगा कि बैडमिंटन से संबंधित है। और ये चीज भी याद रखेंगे कि 2023 में ना, ये बैडमिंटन में ही दो लोगों को दिया गया है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पहला तो यही है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, और दूसरे कौन है, तो दूसरे दूसरे इसी इमेज में आपको दिख रहे हैं, ये है रैंकी रेड्डी सात्विक साईराज। ठीक है, ये है रैंकी रेड्डी सात्विक साईराज। और ये जो पहले वाले हैं ये कौन है, ये है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी। इन दोनों को ही 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, किसमें, बैडमिंटन के फील्ड में मिला है। ठीक है, अच्छा अब इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ना, इसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द सिल्वर टंका एंड द कॉपर जीतल, द टू बेसिक कॉइन्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत पीरियड। देखो यहाँ पे बात हो रही है, किसने दो कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था। कौन कौन से कॉइन थे ये, सिल्वर का टंका कॉइन था पहला ये, और दूसरा कॉइन था कॉपर का जीतल कॉइन, जीतल कॉइन। अब देखो यहाँ पे याद रखना है, जो चांदी का सिक्का है इसका नाम है टंका, या फिर टका भी बोल सकते हैं आपको, और ये जो कॉपर का है वो है जीतल। तो इन दोनों सिक्कों को किसने
इंट्रोड्यूस करवाया था, तो इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 में हमको दिख रहा है इल्तुतमिश, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने देखा होगा, जैसे कि हम भारत में पैसों को हम रुपया बोलते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं ना 1 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, इस तरह से। तो अब आपने आज भी देखा होगा कि जो बांग्लादेश है ना, वहाँ पर आज के टाइम में भी टका बोला जाता है। हालांकि जैसे आपने भारत में देखा होगा, कुछ लोग आज भी टका वर्ड का यूज करते हैं, आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड जरूर सुना होगा, टका वर्ड, ठीक है। बट बांग्लादेश में आज भी जो जो मनी है ना, उसको टका बोला जाता है। टका या फिर मैं कहूँ टंका, दोनों ही सेम है। तो आप ये चीज देख सकते हैं कि इल्तुतमिश के टाइम पे इसने टका ये वर्ड लाया था, ठीक है। और आज भी बांग्लादेश के लोग ये वर्ड टका यूज करते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ऐसे रिलेट करने के लिए बता रही हूँ कि मतलब इतना पुराना नाम है, इसको आज भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो वैसे ये बेसिकली आप दो सिक्कों को याद रखेंगे। जो चांदी का सिक्का है, इसका नाम है टंका या फिर टका, बोथ आर करेक्ट। और दूसरा है कॉपर का जो सिक्का है, उसका नाम है जीतर। याद रखेंगे, इन दोनों सिक्कों को इंट्रोड्यूस करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ना इल्तुतमिश का नाम आया है, तो देखो हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा एडिशनल जान लेते हैं। अब देखो, जो ये इल्तुतमिश है, इसके बारे में कुछ फर्स्ट पॉइंट आप ये याद रखेंगे कि इल्तुतमिश ना दिल्ली में शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक था, ठीक है। दिल्ली में शासन करने वाला ये पहला मुस्लिम शासक था, ये याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे आप ये, दिल्ली सल्तनत का ये पहला संस्थापक भी माना जाता है, ठीक है। ठीक है, और तीसरा याद रखेंगे। अच्छा, आपने कुतुब मीनार का नाम तो सुना ही होगा, दिल्ली में है ये। तो देखो, जो कुतुब मीनार है ना, इसकी जो नींव रखी थी ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। बट इसको पूरा करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कुतुब मीनार, ठीक है। पूरा करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, पर इसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसीलिए इसका नाम भी उनके ही नाम पर है, कुतुब मीनार, ठीक है। तो मैंने जितने भी एडिशनल फैक्ट आपको बताया है, वो सारे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर रॉयल बंगाल टाइगर्स फाउंड। देखो, रॉयल बंगाल टाइगर्स ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, सुंदरवन डेल्टा ये है कहाँ पर, तो ये है वेस्ट बंगाल में, है ना। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है। और आप याद रखेंगे, ये जो सुंदरवन डेल्टा का जो अधिकांश हिस्सा है ना, ये बांग्लादेश में आता है, ठीक है। तो जो ये सुंदरवन डेल्टा है, यहाँ पे ये रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे टाइगर्स की बात हुई है ना, तो सबसे ज्यादा टाइगर्स ना एमपी में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। यहाँ लिख दूं मध्य प्रदेश, ओह, ये तो लिखने में भी नहीं बन रहा। तो आप याद रखेंगे, सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और इसलिए ना मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, और इवन ये जो सारे मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ ना, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। एक या दो किसी भी एग्जाम में, आप किसी का भी एग्जाम उठा के देख लो, बीपीएससी का देख लो, या यूपीपीसीएस का देख लो, या एसएससी का देख लो, कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे, टाइगर स्टेट के नाम से एमपी को जाना जाता है। एमपी के बाद सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पर है, तो ये है कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखेंगे कि 2024 में टोटल जो टाइगर्स हैं उनकी संख्या कितनी है। तो देखो देखो 2000, ये एक एग्जैक्ट डाटा है, जिसको आपको एज इट इज याद कर लेना है या रट लेना है, जैसा आपको ठीक लगता है, या कहीं पर जाके आपको दीवार पे मेंशन कर लेना है, कहीं पे भी या हाथ पे लिख लेना है, ठीक है। तो देखो, 2024 में एग्जैक्ट टाइगर्स की संख्या है ना 3682, 3682, मान के चलो आप 3600 से 3700 से, लगभग 3700 के आसपास टाइगर्स हैं अभी हमारे 2024 में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगुर सॉइल इज ऑल्सो नॉन एज डैश। देखो, रेगुर सॉइल को और किस नाम से जाना जाता है, एसएससी का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं इसको 5 स्टार देना चाहूंगी। और अगर आप ये पढ़े तो आप अभी से ही इसको याद कर लीजिए। देखो, रेगुर सॉइल को ना ब्लैक सॉइल के नाम से जाना जाता है। अब देखो, इसको ब्लैक सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ब्लैक सॉइल का मतलब ही होता है काली मिट्टी, बट आप ये सारे याद रखेंगे, रेगुर सॉइल, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, ठीक है, ये सारे ही नाम आप याद रखेंगे। और ये गुजरात कर्नाटक वगैरह के आसपास पाए जाते हैं ये मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद द जनरल बजट इन द बजट ईयर 2017 to 18 इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी हेडेड बाय डैश। देखो, बात यहाँ पे हो रही है, जो रेलवे बजट है ना, उसको जनरल बजट यानी कि आम बजट में उसको मर्ज कर दिया गया 2017 से 18 में।
तो इसको जो मर्ज किया गया ना, तो कौन सी कमेटी की सिफारिश पर मर्ज किया गया, या इस कमेटी का नाम क्या है, ये हमको बताना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, इसको कौन सी कमेटी की सिफारिश पर इसको मर्ज किया गया था, तो ये था विवेक देवरॉय। और हाँ, यहाँ पे नाम में कंफ्यूज नहीं होंगे, ये वाला विवेक नहीं है, ठीक है। ये वाला विवेक नहीं है, ये वाला विवेक है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो विवेक देवरॉय कमेटी की सिफारिश पर ना, जो रेल बजट है ना, उसको आम बजट में ही मिक्स कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया 2017 से 18 में, ठीक है। और एक एडिशनल में याद रखेंगे कि बजट को पहली बार ना, एक मिनट में यहाँ लिख दूँ, बजट को पहली बार 2 फरवरी 2017 के दिन, 2 फरवरी 2017 वाले दिन पहली बार ये जो हमारे अरुण जेटली है ना, उनके द्वारा ही पेश किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप। और एक इम्पोर्टेंट लाइन ये भी याद रखेंगे, मैं बात कर रही हूँ 1924 की, 1924 को। 1924 में ना रेल बजट को ना, जो आम बजट है उससे अलग कर दिया गया था, बट इसको फिर से मर्ज कर दिया गया 2017-18 के आसपास, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा आपके लिए, 1924 वाला, तो ये भी याद रखेंगे। अच्छा, अगर आप अरुण जेटली जी के बारे में कुछ जानते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आप चाहे उनके बारे में एक एडिशनल फैक्ट जानते हो, चाहे 2 जानते हो या 3 जानते हो, इवन आप अगर एक भी जानते हो तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज नॉट प्रेजेंट इन दी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। देखो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में कौन सा एसिड नहीं होता है, तो देखो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ना मेथनोइक एसिड्स नहीं होता है। बाकी आपने पढ़ा होगा सिट्रिक एसिड, ये तो होता ही है, ये भी होता ही है। देखो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में कौन सा एसिड नहीं होता है, तो ये होता है मेथनोइक एसिड, ठीक है। अच्छा, मेथनोइक एसिड को ना एक नाम से और जाना जाता है, ये जाना जाता है फॉर्मिक एसिड, ये भी याद रख सकते हैं आप, फॉर्मिक एसिड। कई बार एग्जामिनर पूछ सकते हैं ना, फॉर्मिक एसिड के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है मेथनोइक एसिड को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 आइडेंटिफाई द लीस्ट लिटरेट स्टेट। देखो, हमें यहाँ पे बताना है लीस्ट लिटरेट स्टेट, सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य, या फिर पढ़ाई के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य, ये कौन सा है, तो ये है बिहार। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिहार। बिहार में अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे यहाँ की जो लिटरेसी रेट है बहुत कम है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। है कितनी यहाँ पे देखो, तो ये है 63.82%। ये करेक्ट डाटा याद रख सकते हैं, या फिर लगभग 64% भी याद रख सकते हैं। बट हालांकि अगर मैं कहूँ तो आपको करेक्ट डाटा याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम लेवल को टफ बनाने के लिए, कंपटीशन को हाई करने के लिए एग्जामिनर करेक्ट डाटा भी पूछता है, ठीक है। तो करेक्ट डाटा याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा देखो, लिटरेसी के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य तो बिहार है, सबसे टॉप पर कौन है, तो वो है टॉप पर केरल, ठीक है। अच्छा देखो, लिटरेसी से थोड़ा सा ये सेंसस के बारे में बात हो रही है ना, तो सेंसस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, सेंसस सबसे पहली बार हुआ था 1872 में, ये याद रखेंगे। बट जो ये हर 10 साल पे जो कंडक्ट कराया जाता है ना सेंसस, ये कब से हुआ है, तो ये हो रहा है 1881 से, ठीक है। कभी भी ऑप्शन में आता है तो आप 1881 ही मार्क करेंगे, क्योंकि हमारी जो जनगणना आधारित है ना, हमारे जो ये सेंसस आधारित है वो 1881 पर ही आधारित है, क्योंकि 1881 से ही हर 10 साल के गैप पे हमारा जो सेंसस है इसको करवाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल की एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमारा एटीपी। ऑप्शन नंबर 2 में हमको दिख रहा है एटीपी, ठीक है। क्या होता है ये एटीपी, तो ये होता है एडिनो साइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और बाकी जो एनर्जी करेंसी है सेल की, वो है एटीपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बायलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूएस that begins its sea face in विशाखापत्तनम in March 2024 is named। देखो, यहाँ पे बात हो रही है एक बायोलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज की, जो कि इंडिया और यूएस के बीच में होता है, और इसको अभी ये हुआ है विशाखापत्तनम में मार्च 2024 में, यानी कि बहुत पुराना नहीं है, 1 या 1.5 महीने पहले की बात है, ये 1 डेढ़ महीने कह सकते हैं हम। तो
जो ये एक्सरसाइज है ना, इस एक्सरसाइज का क्या नाम था जो भी विशाखापट्टनम में हुआ है? तो इस एक्सरसाइज का देखो नाम था एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प, याद रखेंगे, ठीक है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के पास पड़ता है ना, तो ये वहां पर हुआ है ये एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। अच्छा देखो यहाँ पे इंडिया प्लस यूएसए के बीच में और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। तो देखो इंडिया और यूएसए के बीच में होती है एक वज्र प्रहार, दूसरा युद्ध अभ्यास, ये इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, तीसरा कोप इंडिया है, चौथा तरकश है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख के बता दूं आपको, देखो यहाँ पे मैं, क्योंकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला हो जाएगा वज्र प्रहार, ठीक है। दूसरा हो जाएगा युद्ध अभ्यास, यहाँ पे देखो लिखने में थोड़ा बनता नहीं, क्योंकि मैं इसको प्रॉपर पेन से नहीं लिखती हूँ इसीलिए। और एक हो जाएगा कोप इंडिया, और एक हमारा ये हो जाएगा तरकश। तरकश याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है तरकश, ठीक है। तो ये चारों आप याद रखेंगे। अगर इसके अलावा भी और होता है तो आप, अगर आपको पता है तो आप उसको भी याद करके चाहिए, ठीक है, या फिर आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डैश इज ऑल्सो नॉन एज बायोटीन। कौन से विटामिन को बायोटीन के नाम से जाना जाता है? तो ये है हमारा विटामिन B7, इसको बायोटीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा विटामिन से याद रखेंगे, विटामिन टू टाइप्स का होता है। पहला होता है वाटर सोल्यूबल और एक होता है फैट सोल्यूबल, ठीक है। वाटर सोल्यूबल में विटामिन B+C आता है, याद रखेंगे। और फैट सोल्यूबल में आता है विटामिन A, D, E, K। ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो वाटर सोल्यूबल जो विटामिन जो ऐसे कौन से विटामिन जो वाटर में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, तो ये विटामिन B+C, B एंड C दोनों ही है। और फैट सोल्यूबल विटामिन A, D, E, K, ठीक है। और विटामिन बी भी याद रखेंगे, कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है पूरा। हम विटामिन बी को ना सीधा हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विटामिन इस समूह में होता है, जैसे विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, B3, B6, B7, ये सारे जैसे आपको नाम दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इसलिए विटामिन बी बहुत बड़ा है, ठीक है। और बाकी आप ये B7 याद रखेंगे, जिसको कि हम कहते हैं बायोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट नियर साइटेडनेस। देखो बात हो रही है यहाँ पे करेक्ट नियर साइटेडनेस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष, या फिर हम मैं सीधा क्या कहूँ उसको, मायोपिया कह सकती हूँ ना। मायोपिया आपको पता होगा। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन से लेंस का यूज किया जाता है? तो देखो इसको किया, इसमें किया जाता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है? तो ये होता है अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है, तो ये आप ये याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक को किसके द्वारा लाया गया था? तो देखो फॉरवर्ड ब्लॉक को लाया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 में हमको दिख रहा है सुभाष चंद्र बोस, ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है ना, इसको कब लाया गया था? तो 1939 में लाया गया था, ठीक है। और क्या सुभाष चंद्र बोस जी से कुछ रिलेट कर सकते हैं? अच्छा एक चीज रिलेट कर सकते हैं कि इन्होंने एक नारा दिया था ना, दिल्ली चलो, है ना। तो दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का यूनिट क्या होता है? तो वर्क का यूनिट होता है जूल। ऑप्शन नंबर 3 में हमको दिख रहा है जूल। कार्य का मात्रक पूछा जाता है ना, तो ये जूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज अपॉइंटेड एज द यूके's फर्स्ट एवर वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया। बात यहाँ पे हो रही है कि कौन यूके की फर्स्ट एवर वुमेन है जिसको कि हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है इंडिया में। तो ये है हमारी लिंडी कैमेरियन। ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। और ये देखो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो याद रखेंगे एक नंबर में सिर्फ इनका नाम वन वर्ड में इनका नाम कि ये है लिंडी कैमेरियन, और वैसे यहाँ पे आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज वुड एल्कोहल। इनमें से किसको वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है? तो देखो वुड एल्कोहल के नाम से ये जाना जाता है मेथनॉल को। ऑप्शन नंबर 1 याद रखेंगे, वुड एल्कोहल, ठीक है।
वुड अल्कोहल को जाना जाता है मेथनॉल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाउन हैज द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। ठीक है, तो ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया ये कहाँ पर है इंडिया में, तो ये है हमारा डिगबोई ऑयल रिफाइनरी असम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में हमको दिख रहा है ना, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा है ये, डिगबोई ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिम्बलबाड़ा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। देखो सिम्बलबाड़ा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट्स इन इंडिया दैट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन। सैफरन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है इंडिया में, कौन सा स्टेट है। तो देखो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा केसर सेफरन ये जम्मू एंड कश्मीर में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में हमको दिख रहा है जम्मू एंड कश्मीर, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब देखो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इसको कब पास किया गया था, तो वन लाइनर फॉर्मेट में याद रखने वाला क्वेश्चन है। इसको पास किया गया था 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है ना हमारा 18 जुलाई 1947, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा देखो हमारी 20 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो गई है, और मैं आपको डेली, आप ये मान के चले कि 20 से 25 मिनट में आपको मैं डेली 20 ऐसे क्वेश्चन करवा देती हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं और पहले भी आए हुए होते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इसमें प्रीवियस क्वेश्चन तो कराती हूँ और आने वाले क्वेश्चन भी करवाती हूँ। ठीक है, तो अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।